हेलो स्टूडेंट, आज हम डायबिटीज़ मेलाइटिस का थर्ड पार्ट लेके आ रहे हैं। और डायबिटीज़ मेलाइटिस के जो दो पार्ट थे प्रीवियस, उसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन, इसके अलावा टाइप्स की बात की थी और वहाँ से बहुत सारे एमसीक्यू निकाल के आपके सामने रखे थे। ठीक है, जो बहुत इजी तरीके से एक्सप्लेन किया था और सीएचओ के अंदर जिस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं उस प्रकार से हमने इनको डिस्कशन किया था। आज हम डायबिटीज़ मेलाइटिस का थर्ड पार्ट आपके सामने लेके आ रहे हैं और इससे भी बहुत सारे एमसीक्यू बनने वाले हैं और हम इजी तरीके से इनको एक्सप्लेन करने वाले हैं। देखो, कंडीशन है जिसको हम असेस कर रहे हैं। डायबिटीज़ मेलाइटिस की कंडीशन जब भी होती है तो एक पर्सन्स के अंदर कुछ कार्डिनल साइन आते हैं। कार्डिनल साइन क्या है? ऐसा साइन जो मतलब स्पेशल इंडिकेट करवाते हैं उस कंडीशन को। कार्डिनल साइन ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस। डायबिटीज़ मेलाइटिस जब भी कंडीशन होती है तो उसमें पोलीयूरिया होता है, पोलीडिप्सिया होता है और पोलीफेजिया होता है। ये तीनों कंडीशन है वो देखने को मिलेंगी आपको। कौन सी कंडीशन में? डायबिटीज़ मेलाइटिस में। तो पोलीयूरिया किसको बोलेंगे? एक्सेसिव यूरिन आउटपुट एक्सेसिव हो जाए और एक्सेसिव भी कितना? 200 ml पर डे से ज़्यादा यूरिन आउटपुट देखने को मिले, उसको क्या बोलेंगे हम? पोलीयूरिया होगा। ठीक है, पोलीयूरिया की कंडीशन होगी। पोलीडिप्सिया का मतलब होता है एक्सेसिव थ्रस्ट। पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी और पोलीफेजिया का मतलब होता है एक्सेसिव हंगर। ठीक है, तो ये तीनों कार्डिनल साइन होते हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस के। देखो, होता क्या है कि जब डायबिटीज़ मेलाइटिस होती है तो हमने ये प्रीवियसली पढ़ लिया था कि इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है। इंसुलिन का काम क्या होता है कि सेल के ऊपर इंसुलिन के कुछ रिसेप्टर होते हैं, उनको जाके एक्टिवेट करता है। और एक्टिवेट, जैसे सपोज करो हमने एक्सप्लेनेशन डायग्राम से भी किया था कि ये सेल है, इस सेल के ऊपर ये रिसेप्टर है। इस रिसेप्टर को एक्टिवेट करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? यहाँ पे इंसुलिन की रिक्वायरमेंट होती है। बॉडी में पहली बार इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था, प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, तो यहाँ पे ये रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं हुए थे। यहाँ पे जो पोर थे वो पोर ओपन नहीं हुए। वो पोर ओपन होते तो क्या होता? ग्लूकोज, पोटेशियम और मैग्नीशियम, ये तीनों कंपोनेंट्स होते हैं। ये जैसे ही पोर ओपन होंगे सेल के अंदर चले जाएंगे स्टूडेंट, सेल के अंदर चले जाएंगे, लेकिन पहली बार इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हुआ, रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं हुए, सेल के अंदर ग्लूकोज, पोटेशियम और मैग्नीशियम नहीं जाए। ब्लड के अंदर पोटेशियम, इसके अलावा ग्लूकोज बढ़ गया। ठीक है, अब ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया तो उस बढ़े हुए ग्लूकोज के लेवल को हमारी बॉडी कम करने की कोशिश करती है कि बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो जाए। जैसे हमारी बॉडी को ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट कितनी होती है? 180 mg। ये एक तरह से हाईएस्ट अमाउंट है जो बॉडी को इतनी रिक्वायरमेंट होती है। यदि इससे ज़्यादा अमाउंट में ग्लूकोज होता है तो बॉडी से वो एक्सक्रीट किया जाता है, और जब एक्सक्रीट होता है तो उसके प्रेजेंस में एक्सेसिव यूरिन आउटपुट होता है और बॉडी से बहुत ज़्यादा फ्लूइड क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। और ज़्यादा फ्लूइड लॉस हो जाता है तो पर्सन किससे सफ़र हो जाता है? एक्सेसिव थ्रस्ट से, क्योंकि बॉडी को वाटर की डिमांड है और वाटर क्या हो रहा है? बॉडी से एक्सक्रीट हो रहा है, तो आपको एक्सेसिव थ्रस्ट रहती है। इसके अलावा पोलीफेजिया का रीजन क्या है कि हमारी सेल में क्या नहीं गया? ग्लूकोज नहीं गया। हमारी सेल में ग्लूकोज नहीं गया तो हमारी सेल में तो पहले ही एनर्जी का सोर्सेज नहीं है और पहले से ही भूखी है हमारी सेल, और ग्लूकोज नहीं गया तो पहले ऑलरेडी भूखी है। तो हम कितना भी ग्लूकोज खा लें, यदि इंसुलिन नहीं है तो हमको क्या होगी? हमारे सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, हंगर का सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, और सेल क्या रहेंगी? एनी टाइम हंगर रहेंगी, स्टारवेशन की कंडीशन रहेगी, तो वो कंडीशन आएगी पोलीफेजिया। तो पोलीफेजिया एक्सेसिव हंगर वाली कंडीशन रहेगी। तो द मोर कॉमन इन द टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटिस, ये जो पोलीफेजिया मोस्ट कॉमन टाइप फर्स्ट में होता है क्योंकि टाइप फर्स्ट में बिल्कुल भी इंसुलिन नहीं बनती है, और बिल्कुल इंसुलिन नहीं बनती है तो बिल्कुल ही ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन नहीं होता है। और सबसे ज़्यादा कौन सी कंडीशन देखने मिलती है? पोलीफेजिया कंडीशन। तो 3 कार्डिनल साइन याद रखना। 3P किसके लिए यूज होते हैं स्टूडेंट? 3P किसके लिए यूज होते हैं? डायबिटीज मेलाइटिस के लिए। पोलीयूरिया, पोलीफेजिया,
पोलीडिप्सिया। यस, क्लियर, ठीक है। अब देखो आगे हमने बात किया कि पर्सन्स के अंदर ग्लूकोज है वो यूटिलाइज नहीं हो रहा है, तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एक्सेसिव ब्लड ग्लूकोज लेवल, यदि ब्लड ग्लूकोज का लेवल, ठीक है, 200 mg पर डेसीलीटर, हमने खाना खाया, खाना खाने के 2 घंटे के बाद में हमने ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक किया और उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल 200 mg पर डेसीलीटर अभी भी प्रेजेंट है 2 घंटे के बाद में भी, तो वो कंडीशन कौन सी है, हाइपरग्लाइसीमिया। किसको इंडिकेट करेगी स्टूडेंट, डायबिटीज मेलाइटस को इंडिकेट करेगी। नेक्स्ट वन है वेट लॉस होगा। वेट लॉस क्यों होगा, क्योंकि पर्सन्स की सेल क्या है, अभी भी स्टार्विड है, पर्सन्स की सेल अभी भी भूखी है, पर्सन्स को बॉडी के अंदर सेटिस्फेक्शन हंगर का डेवलप नहीं होता और सेल हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाती हैं, अपने फंक्शन करने में डिक्रीज हो जाती हैं, पर्सन्स का वेट धीरे धीरे लॉस हो जाता है। एक कारण, दूसरा कारण है कि ग्लूकोज नहीं मिल रहा है, ग्लूकोज सेल के लिए यूज नहीं हो रहा है, तो उसकी प्रेजेंस में सेल किसका यूज करेंगी, फैट का, और फैट का यूज करेंगी तो फैट है वो फैटी एसिड में टूट जाएंगी और फैटी एसिड बॉडी के लिए क्या हो जाएगी, एनर्जी का सोर्सेज बन जाएगी, धीरे धीरे फैट लॉस होने लग जाएगी और पर्सन का क्या कम हो जाएगा, वजन कम हो जाता है। डायबिटीज मेलाइटस में पर्सन का वेट क्या होता है, कम होने लग जाता है क्योंकि फैट का यूटिलाइजेशन बढ़ जाता है। क्लियर। इसके अलावा नेक्स्ट असेसमेंट देखने को मिलेगा ब्लड विजन। एक तरह से पर्सन्स के जो विजन होते हैं वो क्लियर नहीं डेवलप होते हैं, अबनॉर्मल हो जाते हैं। जैसे कैटरेक्ट की कंडीशन होती है, जैसे कैटरेक्ट वाली कंडीशन में क्या होता है, ओपेसिटी ऑफ द लेंस की ओपेसिटी आती है, लेंस क्लियर नहीं होता है। तो ब्लड विजन होने का कारण क्या है, बढ़ा हुआ ग्लूकोज लेवल, एक्सेसिव ब्लड ग्लूकोज लेवल यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिपॉजिटेड हो जाएगा, ठीक है। एक्सेसिव ब्लड ग्लूकोज लेवल डिपॉजिटेड इन फ्रंट ऑफ द लेंस। लेंस के सामने कौन सा फ्लूइड है, एक्वस फ्लूइड है। उस एक्वस फ्लूइड के अंदर किसका लेवल बढ़ गया, ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया और ग्लूकोज लेंस के जस्ट सामने डिपॉजिट हो गया। इस प्रकार की कंडीशन को बोलते हैं स्नो फ्लैक कैटरेक्ट। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ब्लड विजन या फिर स्नोफ्लेक कैटरेक्ट किस कारण होता है। स्नोफ्लेक कैटरेक्ट डायबिटीज मेलाइटस के कारण होता है। डायबिटीज मेलाइटस में जो कैटरेक्ट आता है स्टूडेंट, उस कैटरेक्ट का नाम क्या होता है, स्नोफ्लेक कैटरेक्ट होता है, जिसमें ब्लड विजन देखने को मिलेंगे आपको। क्लियर। इसके अलावा नेक्स्ट असेसमेंट होगा स्लो वुंड हीलिंग। जहाँ पे घाव हो जाता है पैरों के अंदर, स्पेशली पैरों के अंदर कोई भी वुंड हो जाता है इंजरी के कारण, वो इजीली हील नहीं होता है। वो इजीली हील क्यों नहीं होता है, क्योंकि उस वुंड के अंदर जो नेचर है या उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो चेंज हो जाती है। कि वहाँ पे क्या होता है कि ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहता है और ग्लूकोज फेवरेबल इन्वायरमेंट होता है बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए, तो वहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ती जाएगी, ठीक है। और बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ती जाएगी तो वुंड इजीली क्या नहीं होने वाले, वहाँ पे हील नहीं होने वाले, क्योंकि बैक्टीरिया को वहाँ पे न्यूट्रिशन मिल रहा है तो वो वहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ करेगा और वहाँ पे हीलिंग को है वो कम कर देगा। इसके अलावा वेजाइनल इन्फेक्शन होंगे। वेजाइनल पीएच को चेंज कर देते हैं, ज़्यादा ग्लूकोज का लेवल पीएच को चेंज कर देता है और जो वेजाइनल नॉर्मल फ्लोरा होता है वो नॉर्मल फ्लोरा वहाँ पे इन्फेक्शन क्रिएट करता है और इन्फेक्शन हो जाता है, वेजाइनल इन्फेक्शन होते हैं। इसके अलावा वीकनेस है और पैरास्थेसिया। भाई ब्लड या फिर ब्लड में जो ग्लूकोज है वो सेल को काम नहीं आ रहे हैं, पर्सन्स के अंदर एनर्जी नहीं आ रही है, एनर्जी का लेवल कम हो रहा है, वीकनेस होगा और पैरास्थेसिया एक तरह से लाइक एज ए बर्निंग और प्रिकलिंग टाइप के सेंसेशन, नमनेस टाइप के सेंसेशन देखने को मिलेंगे। नमनेस टाइप के सेंसेशन, बर्निंग टाइप और लाइक एज ए नमनेस और बर्निंग टाइप के सेंसेशन आएंगे। ये आपको देखने को मिलेगा जब डायबिटीज़ मेलाइटस वाली कंडीशन आती है तो हाथ पैरों के अंदर आपको बर्निंग के सेंसेशन देखने को मिलते हैं।
ठीक है। तो ये सारे साइन सिम्टम किस में देखने को मिलेंगे आपको, जब डायबिटीज मेलाइटस की कंडीशन होगी तो इस प्रकार से आपको ये साइन सिम्टम अपीयर होने वाले। इसी साइन सिम्टम को आगे बढ़ाते हम देखते को नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट साइन सिम्टम है शॉर्टन अटेंशन स्पान। शॉर्टन अटेंशन स्पान यानी हम कोई भी चीज़ पे कंसंट्रेशन बनाते हैं तो वो बहुत छोटा हो जाता है, क्योंकि हमारे ब्रेन को कंसंट्रेशन बनाए रखने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और यहाँ पे एनर्जी का लेवल बहुत कम है क्योंकि ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। तो हम किसी भी चीज़ पे ज़्यादा टाइम तक क्या नहीं रखते, ध्यान नहीं रख पाते हैं, ध्यान बनाए रखने में अनेबल होते हैं। इसके अलावा प्रॉपर रूप से ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन नहीं होता, एनर्जी नहीं मिलती है, तो क्या होने लग जाता है, हमको हेडेक की कंडीशन आती है। हेडेक की कंडीशन आती है और लेट में क्या देखने को मिलेगा, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस ये लेट साइन आएगा कि पर्सन्स के अंदर लंबे समय से ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन नहीं हो रही है, फैट का यूटिलाइजेशन होता जा रहा है। फैट जब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में डिवाइड होती है तो हमारा लीवर उनको कीटोन बॉडी में कन्वर्ट कर देता है और धीरे धीरे कीटोन का लेवल शरीर में बढ़ता जाएगा और कौन सी कंडीशन आ जाएगी, डायबिटीज़ के कारण कीटोन के बढ़ने से एसिडोसिस आ गया। डायबिटीज़ की कंडीशन में कीटोन के बढ़ने से एसिडोसिस आ गया, तो कौन सी कंडीशन, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। अब देखो डायबिटीज़ कीटोएसिडोसिस है, उस कंडीशंस के अंदर डिहाइड्रेशन होता है, बॉडी के अंदर फ्लूइड है वो कम हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस होता है। यानी आपको पता है कि सेल के अंदर पोटेशियम और मैग्नीशियम नहीं जाएगा, तो सेल में पोटेशियम मैग्नीशियम तो मेन कंपोनेंट होते हैं, तो उनकी कमी यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको। और एसिडोसिस हो रहा है, पीएच चेंज हो रही है, पीएच कम हो रही है, ये सारी किस में देखने को मिलेंगे आपको, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे मोस्ट कॉमन क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा डीप रैपिड ब्रीथिंग, कुस्मॉल ब्रीथिंग। कुस्मॉल ब्रीथिंग किस में देखने को मिलता है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में किस प्रकार की ब्रीथिंग होती है, कुस्मॉल। तो कुस्मॉल किसको बोलते हैं, डीप और रैपिड ब्रीथिंग। अब देखो डीप है, ब्रीथिंग डीप होगी और बार बार रैपिड होगी, यानी कि नॉर्मल से ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा अमाउंट में क्या होगा, देखो जब भी हम पढ़ते हैं CO2 का लेवल यहाँ पे अबनॉर्मल होगा और O2 का लेवल भी अबनॉर्मल होगा। तो इस प्रकार से जब CO2 और O2 का लेवल अबनॉर्मल होता है तो यहाँ पे pH है वो चेंज होती जाती है। pH चेंज हो जाती है, कैसी कंडीशन आ जाती है, एसिडोसिस की कंडीशन आ जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में किस प्रकार की ब्रीथिंग आती है, डीप और रैपिड ब्रीथिंग आती है। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाना चाहिए। आगे देखो यहाँ पे एक नोट लगाया हुआ है कि एनी एक्सेस कीटोन, हमारी बॉडी के अंदर जो फैट के कारण जो कीटोन बॉडी बनती है, वो कीटोन एक्सेस हो जाते हैं और एलिमिनेट इन द यूरिन। जब एक्सेस कीटोन होते हैं तो वो या तो यूरिन के द्वारा बाहर निकलते हैं या फिर किसके द्वारा बाहर निकलते हैं, लंग्स के द्वारा। तो दो ऐसे हमारे बॉडी के ऑर्गन है जहाँ से ये एक्सक्रीट होता है कीटोन। तो यदि ये यूरिन के द्वारा एक्सक्रीट होगा तो कीटोन यूरिया होगा और लंग्स के द्वारा बाहर निकलेगा तो एसीटोन। तो देखो यूरिन एक्सक्रीट कीटोन, तो कीटोन यूरिया लंग्स के द्वारा हो रहा है तो कौन सी कंडीशन, एसीटोन ब्रीथ। फ्रूटी स्मेल अराइज होती है, जब भी पर्सन्स ब्रीथिंग लेता है तो वहाँ पे एक स्मेल अराइज होती है जिसको फ्रूटी स्मेल बोलते हैं। कुस्मॉल ब्रीथिंग में किस प्रकार की स्मेल आती है, तो कुस्मॉल ब्रीथिंग में फ्रूटी स्मेल आती है। और फ्रूटी स्मेल क्यों आती है, इस एसीटोन के प्रेजेंट के कारण। यस, इस एसीटोन की प्रेजेंस के कारण कैसी स्मेल आती है स्टूडेंट, यस, फ्रूटी स्मेल आती है। तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्वेश्चन क्लियर हो गया। आगे देखो कुछ कॉम्प्लिकेशंस आते हैं डायबिटीज मेलाइटिस में। एक्यूट कॉम्प्लिकेशन जो तुरंत आ जाते हैं, जैसे डायबिटीज मेलाइटिस होती है तो उसके एक्यूट कॉम्प्लिकेशन में सबसे पहले आता है स्टूडेंट हाइपोग्लाइसीमिया। कॉम्प्लिकेशन कैसे आएगा कि ब्लड ग्लूकोज लेवल फॉल डाउन 70 mg पर डेसीलीटर। कई बार क्या होता है कि या तो हम ज़्यादा हाइपोग्लाइसीमिया की टेबलेट खा जाते हैं या ज़्यादा इंसुलिन की डोज लग जाती है, उस चक्कर में जस्ट उल्टा असर आएगा, यानी कॉम्प्लिकेशन आएंगे। और सबसे पहले ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन कौन सा होगा, हाइपोग्लाइसीमिया। किसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया, जिसके अंदर ब्लड ग्लूकोज का लेवल
70 mg पर डेसीलीटर से कम हो जाए। लेकिन ये बात अडल्ट की हो रही है स्टूडेंट, ये बात अडल्ट की हो रही है। यदि बच्चों की बात होती, यदि छोटे इन्फेंट्स की बात होती तो 40 mg पर डेसीलीटर होता। तो उसमें कौन सी कंडीशन आती है, ये हाइपोग्लाइसीमिया। यदि एक न्यूबॉर्न की बात करें तो उसके अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल कितने से कम, 40 mg से कम, हाइपोग्लाइसीमिया। अडल्ट के अंदर 70 mg से कम हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, ये देख, जैसे हाइपोग्लाइसीमिया आएगा, फीलिंग सेकिंग, यानी कि हाइपोग्लाइसीमिया, ग्लूकोज का लेवल कम है, एनर्जी इतनी कम हो गई कि हम जो पोस्चर बनते हैं, हमारे जो मूवमेंट बनते हैं, वो कैसे बनते हैं, इस प्रकार से अबनॉर्मल मूवमेंट बनते हैं, जिसको हम बोलते हैं फीलिंग सेकिंग मूवमेंट। मैंने चक्कर आके गिरने वाला है, कुछ ऐसा फील होगा। इसके अलावा बीइंग नर्वस एंड एनेक्सियस, यानी कि एक पर्सन है वो प्रॉपर रूप से गुड फील नहीं करेगा, है ना, नर्वसनेस रहेगी, अपने अंदर ही एक तरह से इस प्रकार की फीलिंग होगी कि वो मतलब एक तरह से कोई भी एक्टिविटी के अंदर प्लेजरेबल मूवमेंट डेवलप नहीं कर पाएगा, है ना। इस प्रकार के उसमें स्वेटिंग आएगी। ध्यान रखना, डायपोरेसिस हाइपोग्लाइसीमिया में होता है, डायपोरेसिस हाइपोग्लाइसीमिया में होता है। तो स्वेटिंग और चिल्स देखने को मिलेगा, इरिटेबिलिटी मिलेगी, कंफर्टनेस नहीं मिलेगा, कन्फ्यूजन रहेगा, प्रॉपर रूप से ब्रेन को एनर्जी नहीं मिलेगी, पर ब्रेन काम नहीं करेगा, कन्फ्यूजन की कंडीशन रहेगी। फास्ट हार्ट रेट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, हार्ट रेट बढ़ जाएगी, बॉडी की कंपनसेटरी मैकेनिज्म को डेवलप करने के लिए, ग्लूकोज का लेवल कम है इसको। फीलिंग लाइट हेडेड मतलब एक तरह से पर्सन है वो प्रॉपर रूप से कंफर्ट फील नहीं करेगा और एक तरह से डिस्कम्फर्ट की कंडीशन आएगी, प्रॉपर रूप से हेड का फंक्शन है वो अबनॉर्मल हो जाएगा और पर्सन क्या रहेगा, एनी टाइम भूखा रहेगा। पर मतलब एक तरह से अबनॉर्मल सेंसेशन होते हैं जब हमको काफ़ी लंबे समय तक हम भूखे रहते हैं। 2 दिन से आपको खाना नहीं दिया, घर वालों ने बोला कि पढ़ाई नहीं करता है तो तेरे को खाना नहीं मिलेगा, 2 दिन से खाना नहीं खाओगे तो आपके हाथ में एक तरह से अबनॉर्मल शेकिंग मूवमेंट होने लग जाएंगे। ठीक है, तो वो मूवमेंट हाइपोग्लाइसीमिया में देखने को मिलते हैं आपको। ठीक है, तो ये कुछ असेसमेंट करते हैं जब हाइपोग्लाइसीमिया होता है। और मोस्ट कॉमन होता है डायपोरेसिस। यदि आपको पूछ ले हाइपोग्लाइसीमिया में मोस्ट कॉमन असेसमेंट क्या देखने मिलेगा, डायपोरेसिस, स्वेटिंग आती है पर्सन को। ठीक है, तो इस कंडीशन को आप ट्रीट करोगे कैसे। जैसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा आपसे कि एक पर्सन है, एक छोटा बेबी है, उसको हॉस्पिटल में लाया गया है और उसके हाइपोग्लाइसीमिया है। जैसे ही हॉस्पिटल में आएगा, आप एक डियर नर्स क्या करोगे, उसका क्या ट्रीटमेंट करोगे, तो वहाँ पे ट्रीटमेंट किया जाएगा 10 to 15 ग्राम ऑफ D10 की डोज दी जाती है स्टूडेंट। D10 की डोज देते हैं। D10 इज द आइडियल डोज फॉर प्रिवेंट ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया को ट्रीट करने के लिए D10 एक आइडियल डोज मानी गई है। तो यदि अडल्ट की बात करें तो गिवन 10 से 15 ग्राम ऑफ फास्ट एक्टिंग सिंपल कार्बोहाइड्रेट ये एडमिनिस्ट्रेट करेंगे। और छोटे बच्चों के अंदर आइडियल डोज क्या होती है, D10 हम इसको एडमिनिस्ट्रेट करके हाइपोग्लाइसीमिया को ट्रीट कर लिया जाता है। ठीक है, ओके। एडमिशन ए सेकेंड डोज ऑफ द 10 मिनट इफ द क्लाइंट रिमेन अनकॉन्शियस। यदि हाइपोग्लाइसीमिया वाला पर्सन अनकॉन्शियस है और आपने 10 से 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खिला दिया लेकिन फिर भी उसको होश नहीं आया, अभी भी वो बेहोश है, तो फिर क्या करेंगे, 10 मिनट बाद में एक डोज और देंगे ताकि वो होश में आ जाए, तो होश में ला जाएगा इसको। ठीक है, तो पहला कॉम्प्लिकेशन कंप्लीट हो गया। दूसरा कॉम्प्लिकेशन एक्यूट का है जिसको हमने पहले पढ़ लिया, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ द टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटस। टाइप फर्स्ट का मोस्ट कॉमन, टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटस का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें इंसुलिन का लेवल 0% होता है, एब्सोल्यूट इंसुलिन डेफिशिएंसी होती है। तो यहाँ पे न तो फैट का मेटाबॉलिज्म, न प्रोटीन का, न कार्बोहाइड्रेट, तीनों का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, तो डायरेक्ट क्या होगा, कीटोन बॉडी एक्सेसिव अमाउंट में बनेगी। कौन सी कंडीशन आ जाएगी, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। ठीक है, ब्लड शुगर में यदि ब्लड शुगर का लेवल 250 से 300 mg पर डेसीलीटर हो जाए, क्वेश्चन बनेगा डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में ब्लड शुगर का लेवल कितना होता है, तो 250 से 300 mg पर डेसीलीटर होता है। क्लियर बात,
डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना होगा स्टूडेंट? 250 से 300 mg पर डेसीलीटर होगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हाइपरग्लाइसीमिया किसको बोलते हैं? जिसके अंदर 250 mg पर डेसीलीटर यानी 200 से ज़्यादा है तो डायबिटीज़ ही होगी। 200 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा ग्लूकोज का लेवल है तो डायबिटीज़ में इन्वॉल्व होगा। 250 तक कंडीशन कौन सी आएगी? हाइपरग्लाइसीमिया होगा। 250 के बाद की कौन सी कंडीशन? डायबिटिक कीटोएसिडोसिस आएगा। और एक और है मोस्ट इंपोर्टेंट, हाइपरग्लाइसीमिक हाइपर ओस्मोलर नॉन कीटोटिक सिंड्रोम, यानी ऐसा कंडीशन, ऐसा सिंड्रोम जिसमें कीटोन बॉडी नहीं मिलती है, उसको बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिक हाइपर ओस्मोलर नॉन कीटोटिक सिंड्रोम। यानी इसमें कीटोन बॉडी नहीं मिलेगी लेकिन ब्लड ग्लूकोज का लेवल है वो आसमान को छू जाएगा। कितना हो जाएगा? 700 mg पर डेसीलीटर। 700 से 800 भी हो जाता है कई बार। इतना ब्लड ग्लूकोज का लेवल हो जाएगा कि 700 से 800 mg तक हो गया। पर्सन्स के अंदर हाइपरग्लाइसीमिया हाइपर ओस्मोलर होगा लेकिन यहाँ पे कीटोन का फॉर्मेशन नहीं होगा। ये कंडीशन धीरे धीरे होती है, मतलब सडन नहीं होती है, धीरे धीरे। कई बार क्या होता है कि पर्सन के 200 mg ग्लूकोज ब्लड ग्लूकोज का लेवल हो गया, उसने उसको कंट्रोल नहीं किया, धीरे 300 हो जाएगा, 400 हो जाएगा, 500, 600, 700, 800 तक पहुंच जाएगा। और फिर क्या होगा? 800 के बाद में तो फिर राम राम सत्य होने वाला है, वहाँ भी बचने वाला नहीं है वो। तो 700 mg पर डेसीलीटर का लेवल हो गया तो वो कौन सी कंडीशन आएगी? हाइपरग्लाइसेमिक हाइपरोस्मोलर नॉन कीटोटिक सिंड्रोम वाली कंडीशन। ठीक है, ये तीनों कॉम्प्लिकेशन है, ये एक्यूट वाले हैं और यहाँ पे क्वेश्चन 2 बनने वाले हैं। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस किस में? टाइप फर्स्ट में। हाइपर ओस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक नॉन कीटोटिक सिंड्रोम किस में? टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में। तो ये कॉम्प्लिकेशन किस में देखने को मिलता है स्टूडेंट? टाइप 2 में देखने को मिलता है। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये बेसिक है, बेसिक क्लियर है तो आपका सिलेक्शन 100% है और बिना बेसिक के आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला स्टूडेंट, इसलिए आप यहाँ पे ध्यान देना है। आगे देखो, इसका इंटरवेंशन क्या करेंगे? हाइपर ओस्मोलर हाइपर ग्लाइसेमिक नॉन कीटोटिक सिंड्रोम का कि ट्रीट डिहाइड्रेशन। पर्सन में इनमें डिहाइड्रेशन होता है, फ्लूइड लॉस हो जाता है विथ रैपिड आईवी इन्फ्यूजन ऑफ द एनएच 0.9% आइसोटोनिक फ्लूइड दे के वापस क्या कर लेंगे? डिहाइड्रेशन को मेंटेन करेंगे। इसके अलावा फ्लश द इंसुलिन सॉल्यूशन थ्रू द इंट्रावीनस इन्फ्यूजन सेट, यानी जब पर्सन्स को इस कंडीशन से प्रिवेंट करवाना है तो हम इंसुलिन देते हैं, लेकिन इंसुलिन जैसे इन्फ्यूज करते हैं उससे पहले कुछ गाइडलाइन है, वो ध्यान देना कि जैसे ही आप इंसुलिन को इन्फ्यूज करोगे उससे पहले 10 से 15 ml जो फर्स्ट इंसुलिन का सॉल्यूशन है उसको डिस्कार्ड कर देंगे स्टूडेंट। डिस्कार्ड क्यों करेंगे? कि फ्लश द इंसुलिन सॉल्यूशन थ्रू द इंट्रावीनस इन्फ्यूजन। जो आगे का जो सॉल्यूशन है उसमें कई बार क्लोट बन जाते हैं, वो क्लोट है वो आगे ब्लड में चले जाएंगे, इसलिए 50 से 100 ml इन्फ्यूजन में जो इंसुलिन है उसको क्या कर देंगे? फ्लश आउट कर देंगे, याद ध्यान रखना। इसके अलावा बिफोर कनेक्टिंग टू द क्लाइंट मोलिक्यूल्स एडेड टू द प्लास्टिक ऑफ द इन्फ्यूजन सेट। बस बात यही है कि आगे वाले पार्ट में इंसुलिन के जो डिपोजिशन है वो ज़्यादा होगा और पर्सन्स के अंदर क्लॉट बनने के चांस रहेंगे, प्लास्टिक के अंदर एडिशन आ जाएगा, इसलिए 50 से 100 ml तक क्या करना है? इसको फ्लश आउट कर देना। ओके, क्लियर। कंडीशन हमने देख लिया, हाइपरग्लाइसेमिक हाइपर ओस्मोलर नॉन कीटोटिक सिंड्रोम, ये मोस्ट कॉमन टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस का टाइप होता है। इसके अंदर एक्सट्रीम ग्लाइसेमिक आता है, यानी कीटोन और एसिडोसिस नहीं बनते हैं। हमने पहले पढ़ लिया कि कीटोन और एसिडोसिस नहीं बनेंगे जबकि ग्लूकोज का लेवल 800 तक चला जाता है, 800 mg पर डेसीलीटर तक चला जाता है। अगर मोस्ट कॉमन इन द टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस, यस ये क्वेश्चन बनेगा मोस्ट कॉमन किसमें? टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस में बनेगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है एकदम 100%। आगे देखो, जब इसको असेस करेंगे तो अल्टर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी इतना ज़्यादा ब्लड ग्लूकोज लेवल है, डिहाइड्रेशन इतना ज़्यादा होगा कि हमारे ब्रेन में एनर्जी का लेवल बिल्कुल जीरो हो जाएगा। पर्सन्स के अंदर क्या आ जाएगा? अल्टर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के फंक्शन अल्टर्ड हो जाएंगे, पर्सन डिहाइड्रेशन में चला जाएगा, ग्लूकोज का लेवल कितना हो जाएगा? 800 mg पर डेसीलीटर हो जाएगा, यानी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का बिल्कुल भी क्या नहीं होगा? यूटिलाइजेशन नहीं होगा। इंटरवेंशन क्या करेंगे? फ्लूइड रिप्लेसमेंट, पर्सन को आइसोटोनिक फ्लूइड पिलाएंगे। इसके अलावा आईवी भी दे सकते हैं। इसके अलावा करेक्ट इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, जैसे पोटेशियम मैग्नीशियम के इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को मेंटेन करेंगे और इंसुलिन देंगे ताकि ग्लूकोज का क्या हो जाए? यूटिलाइज हो जाए। तो ये सारे इसका मैनेजमेंट है, बहुत ईजी है। आगे देखें, क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होते हैं स्टूडेंट?
क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होते हैं ये हमने एक्यूट पढ़े कौन कौन से, हाइपोग्लाइसीमिया, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस और हाइपरोस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक नॉन कीटोटिक सिंड्रोम। इसके अलावा ये हैं जो क्रोनिक है, जो लंबे समय के बाद में देखने को मिलते हैं, डायबिटिक रेटिनोपैथी यानी कि लंबे समय से डायबिटीज़ कंडीशन उसको कंट्रोल नहीं किया जाए, आँखों से दिखना बंद हो जाएगा, रेटिनोपैथी आ जाएगी, मतलब आँखों के अंदर ग्लूकोज का लेवल है वो डिपॉजिट होने लग जाएगा, ज़्यादा ग्लूकोज का लेवल। और कंडीशन कौन सी आएगी, कैटरेक्ट रिजल्ट फ्रॉम लेंस ओपेसिटी आ जाएगी, ज़्यादा ग्लूकोज। नेक्स्ट हमारा डायबिटिक नेफ्रोपैथी, ज़्यादा ग्लूकोज यानी हमारी जो किडनी है वो 180 mg पर डेसीलीटर तक हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज को रीअब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन 180 mg से ज़्यादा ग्लूकोज है तो उसको रीअब्जॉर्ब नहीं करेगी, उसको एक्सक्रीट करेगी। इससे ज़्यादा ग्लूकोज से क्या हो जाएंगे, हमारी किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन होते हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। ज़्यादा ग्लूकोज से हमारे नेफ्रॉन डैमेज हो जाएंगे और किडनी धीरे धीरे फेल होने लग जाती है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी। ठीक है, तो प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन किडनी के फंक्शन धीरे धीरे कम हो जाते हैं स्टूडेंट। और लास्ट क्रोनिक है डायबिटिक न्यूरोपैथी, धीरे धीरे हमारे ब्रेन के अंदर ग्लूकोज है वो यूज़ तो नहीं हो रहा, लेकिन ग्लूकोज है वो हमारे नर्व के जो फंक्शन होते हैं उनको डिक्रीज कर देता है, जैसे हमने पढ़ा था पैरास्थेसिया होना, नमनेश की कंडीशन आ जाएगी धीरे धीरे। और पर्सन्स के अंदर देखो कॉम्प्लिकेशन इंक्लूड द डेवलपमेंट ऑफ द नॉन हीलिंग्स अल्सर ऑफ द पिट, क्योंकि नर्व की फंक्शन कम है तो जैसे पैरों में कोई इंजरी होगी तो वहाँ सेंसेशन नहीं मिलेंगे कि ये इंजरी हुई है, तो वो हील नहीं होंगे। इसके अलावा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान कुछ अबनॉर्मलिटी आते हैं जिसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बोलते हैं, पर्सन्स प्रॉपर रूप से क्या नहीं पर, ये मोस्ट कॉमन मेल में देखने को मिलेगा आपको कि जिस मेल के डायबिटीज मेलाइटिस होते हैं उसमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने वाले हैं। ठीक है, ये डायबिटीज मेलाइटिस का कॉम्प्लिकेशन होता है। तो ये क्रोनिक है, ये असेसमेंट की बात की और कॉम्प्लिकेशन की बात की। अब हम बात करने वाले हैं डायग्नोसिस की, और ये डायग्नोसिस से बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आएंगे, तो थोड़ा ध्यान से देखना स्टूडेंट। पहला हम डायग्नोसिस कर रहे हैं कौन सा, यूरिन एग्जामिनेशन। आपको पता है कि ज़्यादा ग्लूकोज का लेवल है वो यूरिन के द्वारा एक्सक्रीट हो जाएगा, तो हम क्यों ना यूरिन को चेक कर लें ताकि पता लगे कि हमारी बॉडी से जो ग्लूकोज है वो निकल रहा है या नहीं निकल रहा। तो यूरिन एग्जामिनेशन शुगर और रेसिटोन को चेक करने के लिए यूज करवाते हैं, और जो टेस्ट होता है उस टेस्ट का नाम है बेनेडिक्ट टेस्ट। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन होता है, उससे कराने वाले टेस्ट को बोलते हैं बेनेडिक्ट टेस्ट। ठीक है, ये बेनेडिक्ट टेस्ट है, करते कैसे हैं देखना। 5 ml बेनेडिक्ट सॉल्यूशन लेते हैं स्टूडेंट, कितना लेंगे, 5 ml बेनेडिक्ट सॉल्यूशन लेंगे। ठीक है, ले लिया एक। इसके अलावा इसको हम गर्म करते हैं, फिर ठंडा करते हैं, फिर 6 से 8 ड्रॉप यूरिन की ऐड करते हैं। 6 से 8 ड्रॉप किसकी ऐड करते हैं, यूरिन की ऐड करते हैं। कि हमने एक पर्टिकुलर वायर लिया, उसके अंदर 5 ml क्या किया, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन लिया, उसके अंदर 6 से 8 ड्रॉप यूरिन की ऐड किया। अब इसको हम गर्म करेंगे, और गर्म करने के बाद में उसको ठंडा करेंगे। ठीक है, पहले उस सॉल्यूशन को हमने गर्म किया, फिर उसको हमने क्या किया, ठंडा किया। ठंडा करने के बाद में कलर देखेंगे। ठीक है, उस वायल के अंदर कलर देखेंगे, वो कलर जैसे जैसे आएगा वो क्या इंडिकेट करवाएगा कि परसेंट ऑफ द शुगर रिड्यूसिंग, कि जैसा कलर आएगा वो ये इंडिकेट करवाएगा कि आपकी बॉडी से इतना शुगर है वो रिड्यूस हो रहा है, वो कम मतलब लॉस हो रहा है, परसेंट के अंदर आएगा। तो यहाँ से बेसिकली बातें हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बेनेडिक्ट सॉल्यूशन का कलर कैसा होता है, ब्लू कलर होता है। कैसा स्टूडेंट, ब्लू कलर होता है। यदि किसी पर्सन का यूरिन एग्जामिनेशन करना है, शुगर को आइडेंटिफाई करने के लिए बेनेडिक्ट टेस्ट करना है, सॉल्यूशन बेनेडिक्ट मिलाया 5 ml, उसमें 6 से 8 ड्रॉप यूरिन की ऐड करके गर्म किया, ठंडा किया, और कलर ब्लू आया। कलर कैसा, ब्लू आया, मतलब कंडीशन कैसी, नॉर्मल, क्योंकि ब्लू कलर किसका था, वो तो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन का था। अब इसके अलावा जो भी कलर आ रहे हैं वो सारे अब नॉर्मल है, वो डायबिटीज मेलाइटिस को इंडिकेट करने वाले हैं। तो एक स्लाइड से हम देखते हैं, यहाँ पे आपको स्लाइड दिखाई गई है कि यदि हमने 5 ml किसको लिया, 5 ml हमने बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को लेके उसमें 6 से 8 ड्रॉप यूरिन की डाली और उसको गर्म किया, गर्म करके ठंडा किया, उसका कलर कैसा, ब्लू कलर है।
तो नो रिड्यूसिंग शुगर 0%, 0 ग्राम% क्या होगी, यहाँ पे शुगर लॉस होगी, कुछ शुगर लॉस नहीं हो रही है, यहाँ पे 0 हो रही है, तो ये नॉर्मल है। आगे आ जाओ, गर्म करने के बाद में ग्रीन पीपीटी बना है, यानी कि ट्रेसेबल 0.5 से 1 ग्राम% यहाँ पे शुगर लॉस हो रही है, तो कौन सी कंडीशन है, ग्रीन वाली, ग्रीन है, ग्रीन कलर आएगा। येलो डिपोजिशन हो रहा है, लो वाली कंडीशन है, इसमें तो ट्रेसेबल थी कि ट्रेस कर रही कि हो तो रहा है, इसमें लो होगा, 1 से 1.5 ग्राम% के अंदर लॉस होगा, तो कौन सी पीपीटी बनेगी, येलो वाली। ठीक है, आगे चलो, कलरलेस ग्रीन ऑरेंज रेड डिपोजिशन होगा, तो मॉडरेट कंडीशन आती है, 1.5 से 2 ग्राम% रिड्यूसिबल शुगर देखने को मिलेगा। और ब्रिक रेड ये BHU के अंदर क्वेश्चन आया था स्टूडेंट, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है कि ब्रिक रेड के अंदर शुगर लॉस अबाउट 2 ग्राम% में होती है, 2 ग्राम% में होती है, तो ब्रिक रेड है वो इंडिकेट करवाएगा किसको, डायबिटीज मेलाइटिस को इंडिकेट करवाएगा। तो ये कुछ सीक्वेंस होता है जिससे सीवियरिटी इंडिकेट करवाते हैं कि पहले वाला नॉर्मल, उसके अंदर ट्रेसेबल, लो, मॉडरेट, सीवियर या हाई बोल सकते हैं। इसमें 0.5 से 1 ग्राम% लॉस, इसके अंदर 1 से 1.5, इससे 1.5 से 2 और अबोव 2 ग्राम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये होता है टेस्ट जिसको बोलते हैं बेनेडिक्ट सॉल्यूशंस वाला टेस्ट होता है। यस, क्लियर। आगे देखते हैं इसमें। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, OGTT बोलते हैं इसको, OGTT टेस्ट, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। देखो क्या करते हैं, इसके अंदर हमने पर्सन्स को फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करवाते हैं, उसके बाद में पर्सन्स को कार्बोहाइड्रेट खिलाते हैं, ग्लूकोज खिलाते हैं, और उसके बाद में उसके 2 घंटे तक का टेस्ट चेक, 2 घंटे तक के उसके ग्लूकोज के लेवल को चेक करते हैं। ये 2 घंटे में नॉर्मल आ गया तो नॉर्मल है, और नॉर्मल नहीं आया तो डायबिटीज़ वाली कंडीशन है। तो बहुत ईजी है, ध्यान से देखना कि फाइंडिंग ऑफ द 200 mg पर डेसीलीटर और मोर इन 2 आवर्स, यानी हमने ग्लूकोज खिलाने के बाद में 2 घंटे तक, यानी हाफ आवर से हम चेक करते हैं, आधे घंटे से 1 घंटे से 1.5 घंटे से 2 घंटे से, इस प्रकार से ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करते हैं स्टूडेंट। अब क्या हुआ कि 2 घंटे के बाद में भी उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल 200 mg पर डेसीलीटर से भी ज़्यादा है, तो ये किसको इंडिकेट करेगा स्टूडेंट, डायबिटीज को इंडिकेट करेगा, पहला सेंटेंस क्लियर हो गया कि 2 घंटे के बाद में भी 200 mg पर डेसीलीटर का ग्लूकोज का लेवल है, तो किसको इंडिकेट करेगा, डायबिटीज को। यस, दूसरे में आ जाओ, ईट ए डाइट विथ एटलीस्ट 150 ग्राम ऑफ द कार्बोहाइड्रेट फॉर 3 days बिफोर द टेस्ट। जब आज आप टेस्ट करना तो 3 दिन पहले क्या खिला देना, 150 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की डाइट खिला देते हैं। ठीक है, 3 दिन पहले की बात हो रही है। फिर हम फास्टिंग करते हैं, तो अवॉइड जब टेस्ट करते हैं तो क्या क्या अवॉइड करना है, ये ध्यान रखना है कि एल्कोहल नहीं पिलाना है, कॉफ़ी, स्मोकिंग 36 आवर बिफोर टेस्ट। 36 घंटे पहले पर्सन्स को क्या नहीं करवाना है, एल्कोहल नहीं पिलाना है, इसके अलावा स्मोकिंग, कॉफ़ी, ये सारे टेस्ट को क्या करते हैं, अल्टरनेट करते हैं, यानी इंटरफेयर करेंगे टेस्ट को और सही रिजल्ट नहीं आएगा, इसलिए ये अवॉइड किए जाते हैं 36 घंटे पहले। अवॉइड स्ट्रेनियस एक्सरसाइज फॉर 8 आवर बिफोर द टेस्ट एंड आफ्टर द टेस्ट, यानी टेस्ट करने से पहले और टेस्ट करने के बाद में हम 8 घंटे तक पर्सन को कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं करवाएंगे जिससे ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाए, एक तरह से अबनॉर्मल हो जाए। ठीक है, तो स्ट्रेनियस एक्टिविटी को हम अवॉइड करवाते हैं। इसके अलावा ए सैंपल इज ड्रॉन फॉर डिटरमाइनिंग द फास्टिंग ग्लूकोज लेवल एंड देन गिवन इन हाई ग्लूकोज डाइट। पहले हम टेस्ट करते हैं फास्टिंग प्लाज्मा लेवल बोल सकते हैं या फास्टिंग ग्लूकोज लेवल बोलते हैं, ये टेस्ट पहले करवा दिया, फिर क्या करवाएंगे, उसको डाइट खिलाएंगे। ठीक है, पहले खाली पेट टेस्ट करवाएंगे, फिर क्या करवाएंगे, पर्सन्स को कार्बोहाइड्रेट की डाइट खिलाएंगे, और डाइट खिलाने के बाद में ब्लड सैंपल विल बी ड्रॉन एट 30 मिनट इंटरवल्स फॉर ए मैक्सिमम 2 आवर्स।
आधी आधी घंटे से हम टेस्ट करेंगे, 2 घंटे तक टेस्ट करेंगे। 2 घंटे के बाद में ग्लूकोज का लेवल चेक करते हैं कि नॉर्मल है या फिर अबनॉर्मल है, ये देखा जाता है। ठीक है, तो पहले खाली पेट किया, फिर खाना खिला दिया। पर्सन को खाना खिलाने के आधे घंटे के बाद में आधे घंटे से 2 घंटे तक क्या करता है, टेस्ट करते हैं, ब्लड ग्लूकोज का लेवल चेक करते हैं। वो कैसे करते हैं, यहाँ पे आगे देखते हैं अगली स्लाइड के अंदर। देखो, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल, आपको पता है सिंपल सा क्वेश्चन है, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना, तो 70 से 110 mg पर डेसीलीटर होता है। आपको पता है 70 से 110 mg पर डेसीलीटर कौन सा, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल। 70 से कम हाइपो, 110 से ज्यादा हाइपर। क्लियर, ठीक है। फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल यदि 100 से 125 mg पर डेसीलीटर इज ए कंसिडर्ड प्री डायबिटीज। क्वेश्चन पूछा गया है कि फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल में प्री डायबिटीज कब घोषित किया जाएगा। तो जिस पर्सन में 100 से लेकर 125 mg पर डेसीलीटर तक फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल है, उसको क्या घोषित करेंगे, उसको प्री डायबिटीज घोषित करेंगे। नेक्स्ट वन है पोस्ट पेरेंडियल ब्लड ग्लूकोज लेवल। पोस्ट पेरेंडियल, खाना खाने के बाद ब्लड ग्लूकोज लेवल 80 से 140, ये क्या है, नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। यदि खाना खाने के बाद में ब्लड ग्लूकोज लेवल 80 से 140 आया है 2 घंटे के बाद में, तो ये नॉर्मल है। फास्टिंग की बात कर ली, प्री डायबिटीज की फास्टिंग की बात कर ली। नेक्स्ट वन है प्री डायबिटीज पोस्ट पेरेंडियल ब्लड ग्लूकोज लेवल, यदि 140 से 190 mg पर डेसीलीटर आता है तो प्री डायबिटीज कहलाती है। और 2 घंटे के बाद में पोस्ट पेरेंडियल ग्लूकोज लेवल कितना हो जाए, 200 mg पर डेसीलीटर है, तो ये 101% डायबिटीज की कंडीशन है। 101% डायबिटीज की कंडीशंस होती है स्टूडेंट। तो तीनों यहाँ पे चारों बातें समझ में आ गई। फास्टिंग नॉर्मल 70 से 110, प्री डायबिटीज फास्टिंग के अंदर 100 से 125, पोस्ट पेरेंटल डायबिटीज की नॉर्मल पोस्ट पेरेंटल होगा 80 से 140, प्री डायबिटीज इन पोस्ट पेरेंटल के अंदर होगा अप्रोक्सीमेटली 140 से 199, और कन्फर्मेटरी कब हो जाएगा, जब 200 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा ग्लूकोज का लेवल हो जाए। तो इस प्रकार से OGTT करते हैं स्टूडेंट। OGTT की WHO की रिकमेंडेड डोज कितनी है, वो है 75 ग्राम। यानी OGTT करते हैं तो उसमें ब्लड ग्लूकोज में जब ग्लूकोज पर्सन को खिलाते हैं तो कितनी रखी जाती है रिकमेंडेड डोज, 75 ग्राम। यानी कि ये प्रेगनेंसी के अंदर जो डायबिटीज होती है, गेस्टेशनल डायबिटीज बोलते हैं, तो उसमें जब मदर का OGTT करवाते हैं तो उसको कितनी डाइट खिलाते हैं, 75 ग्राम डाइट खिलाएंगे कार्बोहाइड्रेट की। ठीक है, ये किस में देखने को मिलता है आपको, नॉन प्रेग्नेंट वुमेन्स में होती है। यदि प्रेग्नेंट की बात करें तो कितना, 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट रिकमेंडेड होती है। ये WHO के अकॉर्डिंग रिकमेंडेड डाइट है स्टूडेंट। जब OGTT करते हैं तो डायबिटिक मदर होती है, उस प्रेग्नेंट वाली मदर के अंदर 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की डाइट लेते हैं, और नॉन प्रेग्नेंट में 75 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की डाइट खिलाते हैं। उसके बाद में 2 घंटे तक हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। जैसे किसी मदर को 75 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खिलाया तो उसका 0 पे, उसका 30 मिनट पे, उसका 60 मिनट पे, 90 मिनट पे और 120 मिनट पे, इस प्रकार से सैंपल चेक करेंगे। तो 0 मिनट, 30 मिनट, 60, 90, 120 मिनट, इस प्रकार से 2 घंटे तक क्या करते हैं, ब्लड ग्लूकोज का लेवल चेक करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से यदि 100 mg प्रेगनेंसी वाली मदर को खिलाया तो 0, 60, ठीक है, इसके अलावा 120, 180, इस प्रकार से ब्लड ग्लूकोज 1 आवर से चेक करते हैं इसमें, और नॉर्मल के अंदर हाफ आवर से चेक करते हैं। क्लियर होगी बात। OGTT कंफर्म करवाती है ब्लड ग्लूकोज लेवल। यस, क्लियर, ओके स्टूडेंट। तो ये हमने 2 टेस्ट पढ़े यहाँ पे, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन का टेस्ट और दूसरा कौन सा पढ़ा है, यहाँ पे OGTT पढ़ा है। ठीक है, तो ये हमने डायबिटिक मेलाइटिस का 3rd पार्ट के अंदर हमने कुछ वेरियस MCQ के साथ यहाँ पे डिस्कशन किया है स्टूडेंट।
हम डायबिटिक मेलाइटिस के 4 पार्ट के अंदर इसका मैनेजमेंट लेके आएंगे और मैनेजमेंट में इंसुलिन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा बहुत क्लियर बातें करने वाले हैं स्टूडेंट। तो हम 4th पार्ट के अंदर फिर मिलने वाले हैं और बहुत अच्छे यहाँ पे एक स्पेशल क्लास के साथ फिर मिलते हैं स्टूडेंट। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।